गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिमी सिंह आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, मेरठ बेस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन रिसर्चर। डॉक्टर मनीष ने बीएचएमएस होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट की, एमडी इन रेपर्टरी जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना से किया और करंटली पारो यूनिवर्सिटी वडोदरा से पीएचडी इन रेपर्टरी परस्यू कर रहे हैं। मेरठ में क्योर वेलनेस सेंटर के थ्रू वे क्लासिकल होम्योपैथी को मॉडर्न डायग्नोस्टिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आयुष एनटीईटी क्लियर्ड 20 से अधिक peer reviewed publications और वर्ल्ड होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2025 में प्रेजेंटेशन। ये था इनका एकेडमिक प्रोफाइल। आज का टॉपिक है बर्बेरिस वल्गैरिस, ओनली अ स्टोन रेमेडी। हम सब बर्बेरिस को प्राइमरीली एक किडनी और स्टोन रेमेडी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या यही इसकी पूरी ड्रग पिक्चर है? आज डॉक्टर मनीष इसकी ब्रॉडर क्लिनिकल रेंज, की सिम्टम्स और रियल केसेस के थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शेयर करेंगे। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। ओवर टू यू सर। तो जब तक ये शुरू हो रहा है तब तक अगर हम डिस्कशन करें तो मोस्टली बर्बेरिस वल्गैरिस, जैसा कि डॉक्टर सिमी ने बताया, एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम लोग केवल एक स्टोन रेमेडी के नाम से जानते हैं। स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो चुकी है। सो बर्बेरिस वल्गैरिस क्या सिर्फ एक स्टोन रेमेडी है? आज का हमारा जो पूरा वेबिनार है वो इसी चीज के चारों तरफ है कि हाँ, बर्बेरिस वल्गैरिस हम सिर्फ स्टोन में यूज करते हैं, पर क्या ये दवा सिर्फ एक स्टोन रेमेडी है या इसके आगे भी कुछ है इसके बारे में, उसके उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं आज हम इस वेबिनार के थ्रू। तो आज हम एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में उसे जान रहे हैं? जब भी कोई मरीज आता है और कहता है किडनी स्टोन है, बहुत दर्द होता है, लेफ्ट साइड में है, रेडिएटिंग पेन है, तो हम तुरंत बर्बेरिस सोच लेते हैं। और ये गलत भी नहीं है। लेकिन आज एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि क्या बर्बेरिस वल्गैरिस सिर्फ एक स्टोन रेमेडी है? क्या इसकी कहानी सिर्फ किडनी तक ही सीमित है? तो आज हम एक रियल केस देखेंगे और इस केस के थ्रू हमें समझने की कोशिश करेंगे कि बर्बेरिस वल्गैरिस क्या सिर्फ एक स्टोन रेमेडी है या इसके आगे भी कुछ और है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। आई एम अ बीएचएमएस एमडी, पीएचडी मेरी चल रही है अभी। मैं भी क्योर वेलनेस सेंटर में कार्यरत हूं और ये केस मैंने क्योर वेलनेस सेंटर में ही ट्रीट किया है। तो ऑल थैंक्स टू देम एंड लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। ठीक है, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम क्या क्या समझेंगे इस केस में। सबसे पहले कन्वेंशनल व्यू कि बर्बेरिस है क्या। बर्बेरिस वल्गैरिस को ज्यादातर किस चीज के लिए जाना जाता है। सेकंड, इसकी फैमिली बर्बेडिएसी फैमिली के बारे में। थर्ड, ये जो केस है हमारा, इसका प्रेजेंटेशन। फोर्थ, इसकी इमोशनल स्टोरी। फिफ्थ, हमने रूब्रिक एनालिसिस में क्या सीखा था। सिक्स्थ, इसका साइकोसोमैटिक लिंक क्या है। और सेवेंथ, लास्ट में हमने कंक्लूजन क्या निकाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज के सेशन में हम 7 सबसे बड़े टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कन्वेंशनल व्यू देखेंगे, यानी कि बर्बेरिस को किस तरीके से हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं। फिर हम बर्बेडेसी फैमिली के एसेंस को समझेंगे, क्योंकि जब तक फैमिली को नहीं समझेंगे तब तक रेमेडी को डीपली नहीं समझ सकते। उसके बाद हम केस देखेंगे और उसकी इमोशनल स्टोरी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिकल रेमेडी पर, जो हम सब जानते हैं उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो सच जो हम सब जानते हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस की क्लासिकल पिक्चर। बर्बेरिस का सबसे फेमस सिम्टम है रीनल कॉलिक, ऑब्वियसली। किडनी से ब्लैडर तक, इवन थाई तक पेन आता है, यूरेथ्रा तक पेन आता है। पेन हर तरफ जा रहा है और ये रेडिएटिंग पेन है, ऑब्वियसली किडनी स्टोन का पेन है ये। डॉक्टर हनीमैन ने कहा था, केंट ने कहा था कि बर्बेरिस का पेन ऐसा निकलता है जैसे एक सेंटर से सब दिशाओं में लहरें फैल रही हैं। ठीक है, इट इज अ बबलिंग काइंड ऑफ पेन। एक बबल लाइक सेंसेशन है जो रेडिएट कर रहा है, लेफ्ट साइड मोस्टली रहेगा। इसकी पैथोजेनिक सेंसेशन क्या होगी? बबलिंग सेंसेशन किडनीज में। ठीक है, जैसे किडनी में एक बबल हो। हाँ सॉरी, वो बीच में कॉल आ गया तो कट हो गया था। सो हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंसेस में लिवर और किडनी दोनों पे काम करता है। जॉन्डिस और गॉल स्टोन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और ये भी इसकी रेंज में है।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसका लिथेमिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। लिथेमिया का मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्टोन बहुत ज्यादा बनता है। यूरिक एसिड की डायथेसिस है, यानी कि जिन लोगों में स्टोन्स बार बार बनते हैं, गाउट होता है या जॉइंट्स में डिपॉजिट्स होते हैं, उनके लिए बर्बेरिस एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सब यहाँ तक सोचते हैं कि हम बर्बेरिस को स्टोन रेमेडी मानकर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब स्टोन निकल जाए और मरीज ठीक नहीं हो? क्या होगा जब स्टोन फिर बने? तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें बर्बेरिस की थोड़ी सी डीपर रेमेडी देखनी पड़ेगी कि बर्बेरिस एज अ डीपर रेमेडी कहाँ तक वर्क कर रहा है। एक क्विक रेफरेंस दूं तो हमने अभी तक ये देखा कि राइट कॉलिक रेडिएटिंग पेन हो रहा है, यूरिनरी कंप्लेंट्स हो रही हैं, लेफ्ट साइडेड फ्री डोमिनेंस है, बबलिंग सेंसेशन है, रेडिएटिंग पेन्स है, हिपैटिकल बिलियरी सिम्टम्स भी हैं, बैक एक है जो कि स्टूपिंग से बढ़ता है, और इसके अलावा अर्थराइटिक कंप्लेंट्स है। यहाँ पे चार मेन पॉइंट्स हैं। लेफ्ट साइडेड होना कंपलसरी है, बबलिंग सेंसेशंस होते हैं, रेडिएटिंग होता है, और लिथेमिया दिखता है। पर क्या ये कंप्लीट पिक्चर है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो हम अब से शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले इसके कोर को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले कोर को समझने की शुरुआत होगी फैमिली से। अगर आप रडार में सिंथेसिस एडोनिस इस समय यूज कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे अभी एडोनिस के समय से अब इन्होंने फैमिली के भी रूब्रिक्स को रखना शुरू कर दिया है। तो अगर आप वहां पे बर्बेडेसी एज अ फैमिली डाल देते हैं, या आप अगर शंकरन सर से पढ़ रहे हैं और आपको वहां पे एसेंस एंड थीम समझ में आ रहा है, तो हम बर्बेडेसी एज अ फैमिली समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इसका सेंसेशन है वो क्या है? सडन इंटेंस रैपिड चेंजेबिलिटी। सुन के शायद पल्साटिला याद आ रही होगी कि तुरंत प्रभाव से इंटेंस और रैपिड चेंजेबिलिटी होगी पेशेंट के अंदर। तो पैसिव रिएक्शन क्या होगा? पैसिव रिएक्शन में जब भी हम पैसिव और एक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं सेंसेशन मेथड में स्पेसिफिकली, तो इस तरीके से समझना होगा कि जनरली वो पेशेंट कैसा आता है, और फिर वक्त के साथ विथ स्टिमुलस जब वो चेंज हो जाएगा तो कैसा होगा। तो एक्टिव रिएक्शन में सडन चेंज होंगे, इंटेंस चेंज होंगे, रैपिड चेंज होंगे, अनस्टेबल। आप ये सारे वर्ड सुनते जाएंगे तो आपको क्या याद आएगा कि एक ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं चल रही है, बार बार चेंज हो रही है। वर्ड्स को सुने तो सडन चेंज, इंटेंस चेंज, रैपिड चेंज, अनस्टेबल, इराटिक, फ्लक्चुएट, वैसिलेट, अनसेटल्ड, अनरिलायबल, अनसर्टेन, कन्वर्जन, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, अनप्रिडिक्टेबल, कैप्रीशियस, फिकलनेस, डिफरेंस। सारे वर्ड्स का सीधा सीधा मतलब यही है कि क्विकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बार बार चीजें चेंज हो रही हैं। और इसका पैसिव रिएक्शन क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा। तो आइडेंटिटी कंफ्यूजन, डलनेस, कंफ्यूजन फॉर फ्रॉम इंटरप्शन, डिजायर फॉर सडन चेंज ऑफ लोकेशन, माइंड को चेंजेस पसंद नहीं होंगे, और बॉडी के लोकेशन और कैरेक्टर ऑफ जो सेंसेशंस हैं वो सडन सडन चेंज होंगे। तो यहाँ पे पेन का एग्जांपल देके समझाया गया कि सडन चेंज होगा पेन में, लोकेशन में भी और कैरेक्टर में भी। स्टूल के जो सिम्टम्स होंगे वो चेंज होंगे, और माइंड के जो थीम्स होंगे वो सडनली सडनली चेंज होंगे। तो जो इमोशंस हैं वो भी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। इस फैमिली में बर्बेरिस एक्विफोलियम, बर्बेरिस वल्गैरिस, कॉलोफाइलम ऐसी दवाइयां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब तक हमने ये देखा कि इस फैमिली की कोर थीम है सडन इंटेंस रैपिड चेंज। इस फैमिली में दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव रिएक्शन में मरीज को कंफ्यूजन होगा आइडेंटिटी का, डलनेस होगा, मेंटल प्रोस्ट्रेशन होगा। अगर उस बीच में इंटरप्ट करो तो वो कंप्लीटली बिखर जाएगा और थिंकिंग रुक जाएगी। एक्टिव रिएक्शन में इसका कॉम्पनसेशन होगा, तो यहाँ मरीज बहुत रैपिडली अडेप्ट करेगा, बहुत इराटिक होगा, कैप्रीशियस होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, हर सिचुएशन में सडनली चेंज हो जाएगा और वैसिलेट करेगा। अब हम केस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो केस एक फीमेल का है। ये फीमेल की एज 25 है, होम मेकर है, मुस्लिम फैमिली से है और अपर मिडिल क्लास की है। ये केस मेरे पास जुलाई अगस्त के आसपास में आया था 2025 में ही, तो बहुत पुराना केस नहीं है, पिछले साल ही मैंने हैंडल किया है इस केस को। इस केस में बायलैटरल रीनल कैल्कुलाई है, तो हाँ बर्बेरिस वल्गैरिस इज अ स्टोन रेमेडी जो कहते हैं हम, तो इस केस में भी दोनों साइड किडनी स्टोन्स हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ यही नहीं है, बायलैटरल रीनल कैल्कुलाई के साथ लेफ्ट किडनी में 6 mm और 4 mm के दो स्टोन थे, राइट किडनी में 4 mm का एक स्टोन था। तो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स नहीं है, दो छोटे छोटे स्टोन्स लेफ्ट में है और एक छोटा स्टोन राइट में है।
प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में रीनल पेन होता था, रीनल रीजन में पेन होता था। इंटेंसिटी 8/10, तो जब पेन होता था तो इतना होता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। इसके साथ कॉन्टिन्यूअस फीवर होते थे, वॉमिटिंग होती थी और डायरिया होता था। तो कमर में बहुत तेज दर्द होना, बार बार उल्टियां होना और साथ में डायरिया होना। वॉमिटिंग के जो एपिसोड्स थे वो दिन भर में 6 से 8 हो सकते हैं। इसके साथ इनके एसोसिएटेड कंप्लेंट्स थे, बर्निंग यूरिनेशन, रिकरेंट, तो बार बार यूटीआई होना और बार बार रिकरेंट यूरिनेशन में बर्निंग होना। पास में यूरिन में क्लॉट्स भी आते थे। इसके साथ यूरिनेशन, अगर हम किडनी के एरिया को छोड़ें तो गम्स में स्वेलिंग होती थी, डेंटल फिस्टुला है, और राइट साइड के चीक जो था पूरा का पूरा वो स्वेल कर जाता था यहाँ पे, और इसमें पेन होता था। इसके साथ फ्रंटल हेडेक था। एक सबसे बड़ा कंप्लेंट जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आई थी वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो साइनस का कंप्लेंट था। ठीक है, कि इनको कॉन्स्टेंटली, उनके हिसाब से साइनस साइनस था, मेरे हिसाब से तो वो एलर्जिक राइनाइटिस का केस था, मतलब सिम्टम था, सॉरी। तो पेशेंट को यहाँ पे इस पूरे एरिया में पेन होता था जो नॉर्मली साइनसेस में पेन होता है। और तो ये पूरा फ्रंटल एरिया का जो हिस्सा था वो पेन हो रहा था। स्नीजिंग होती थी, खाने में थोड़ी भी छौंक लगाएंगी तो तुरंत स्नीजिंग शुरू हो जाएगी। कुछ भी काम करेंगे जिसमें डस्ट आ रहा है, जिसमें कोई स्मेल आ रही है, जिसमें थोड़ा भी ओडर आ रहा है, किसी ने परफ्यूम लगाया घर में, किसी ने अगरबत्ती धूप बत्ती जला दी तो उससे, लोबान से, तो इन सभी चीजों से इनको स्मेल से प्रॉब्लम होती थी। अ, खाने की धुएं से स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती थी, तो अगर ये खाना बना रही हैं तो इनको बहुत परेशानी होती थी। कुकिंग के धुएं से ज्यादा डस्ट से, स्मोक से, ह्यूमिडिटी से, बाल धोने से, इन सभी से स्नीजिंग होती थी। इसके अलावा जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनको पिछले 2 महीनों से नोरिया चल रहा था और मेंसेस नहीं आए थे। ये सब देखकर मेरा सबसे पहले ये हुआ कि क्या सिर्फ, मतलब क्योंकि किडनी स्टोन के सारे सिम्टम्स बर्बेरिस से मैच कर रहे थे, तो प्रोसेस ये था कि क्या सिर्फ किडनी स्टोन मैनेज कर लूंगा तो केस पूरा मैनेज हो जाएगा। देन, एक सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर बता दिया मैंने, बर्निंग यूरिनेशन बता दिया, रिकरेंट रीनल पेन था, एमेनोरिया था और जिंजिवल स्वेलिंग थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब ये देखने के बाद मेरे दिमाग में जो फर्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि क्या इस केस को सिर्फ यहीं तक छोड़ा जा सकता है या इसके आगे समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ ऑब्वियसली क्योर वेलनेस सेंटर का कि अमन सर ने इस चीज के लिए मुझे गाइड किया था। बट एक सेकंड चीज जो ज्यादा अच्छी थी वो ये थी कि टू नाइस मैन ऑफ होम्योपैथी करके एक सेंटर है, जहाँ डॉक्टर्स हमें ये बेसिकली माइंड सिम्टम्स को और बेटर समझने में हेल्प कर रहे हैं। तो देर इज एसकेटी सर, जो कि हमें कुछ दिन पहले ही उन्होंने बर्बेरिस बताया था, पढ़ाया था, समझाया था कि थीम क्या है बर्बेरिस की। इस केस से कहीं ना कहीं वो थीम हमें समझ में आ रही थी। फिर उसी सेम में मेरे एक बैचमेट हैं डॉक्टर मृगांक, उन्होंने भी हेल्प किया, तो उससे भी मुझे काफी काफी समझ में आया कि हाँ इस केस को हम इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं वो सारे थीम्स आज इस लेक्चर के थ्रू आपको और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज बेसिकली अ ट्रायल मेथड की बर्बेरिस को और बेटर समझा जा सके। तो यहाँ पे फिजिकल जनरल्स भी थे इस केस के जो हमने लिए। थर्मल रिएक्शन हॉट था, एपेटाइट इनिशियली कम थी और थोड़ा भी खाने से पेट भर जाता था। खाना थोड़ा ही खाती थी और पेट भर जाता था, लेकिन डिजायर्स बहुत इंटरेस्टिंग थी। स्पाइसी फूड, नूडल्स, पिकल्स, आइसक्रीम, ये सब बहुत पसंद था। और खाने को इतने विविड तरीके से बताती थी जैसे खाना उनके लिए सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो खाना बहुत पसंद करती थी। अवर्जन ब्land फूड से था, जैसे कि बिल्कुल ऐसा सादा खाना पसंद नहीं है, और थोड़ा खट्टा खाने से प्रॉब्लम होती थी। पिछली स्लाइड पे वापस आ जाइए। स्लीप बहुत डिलेड है, 3 से 4 बजे रात को नींद आती थी और नींद बहुत अनरिफ्रेशिंग थी। सुबह उठकर थकान महसूस होती थी। पर्सपिरेशन ऑफेंसिव था, मुख्यतः फेस और एब्डोमेन पर आता था। सबसे स्ट्राइकिंग, थर्स्ट बिल्कुल एब्सेंट थी, बुखार में भी प्यास नहीं लगती थी, और बिल्कुल मतलब ऐसे पीने का मन नहीं होता था। कॉम्बिनेशन था एब्सेंट थर्स्ट का, ऑफेंसिव पर्सपिरेशन ऑन फेस का, विविड सेंसोरल इन्वॉल्वमेंट इन फूड का, ऑफेंसिव इन नेचर, पर्सपिरेशन हो गया। ठीक है, तो की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरे ये थे कि एब्सेंट थर्स्ट है फीवर में भी, ऑफेंसिव पर्सपिरेशन ऑन फेस है और विविड सेंसोरियल इन्वॉल्वमेंट है फूड में।
आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। ये फिजिकल जनरल्स था केस का। इसके बाद आते हैं मेंटल जनरल्स पर। कोइंसिडेंटली जब भी हम मतलब एक केस को पूरा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका माइंड, इसके इमोशन निकाल सकें, पूरा समझ सके कि एग्जैक्टली ये केस कहाँ बैठा है, क्या सोच रहा है, क्या करता है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ रपोर्ट्री, ये एक फायदा होता है कि आप जब केस में घुस रहे होते हैं तो आपको माइंड की चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इनसे बात की तो फिजिकल कंप्लेंट्स के अलावा उन्होंने कहानी सुनाई थी। ये कहानी मुझे लगता है कि अगर हम सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आजकल की जनरेशन में ये कहानी मिलना बहुत कॉमन है। सबसे पहला था, अगर आपको अगर ये दिख रहा हो तो मैंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया है। तो इमोशनल स्टोरी का हेडिंग ही डाला है कि अ वुमेन साइलेंस्ड फॉर जनरेशंस, ठीक है। और सबसे फर्स्ट कॉलम ही लिखा हुआ है जनरेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहला पिलर है इस स्टोरी का जनरेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकंड है थ्वार्टेड एम्बिशन, यानी कि इनका एम्बिशन जैसा था उसको तोड़ा गया। और थर्ड है मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो हम इन तीनों पर्सपेक्टिव से आज बर्बेरिस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पेशेंट की स्टोरी है। तो ये ज्यादा अच्छा समझा पाएगी आपको। इसे समझ में आएगा कि पेशेंट अगर क्लिनिक पे आता है तो ऐसी बातें बोलेगा तो भी हम बर्बेरिस सोच सकते हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनके घर में, इनकी कम्युनिटी में हमेशा मैसेज था। इनकी कम्युनिटी एज इन किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट पेशेंट ने जो बोला मैं वो लाइन बोल रहा हूँ। हमेशा ये मैसेज था कि लड़कियां घर में रहती हैं, बॉयज को एजुकेशन मिलेगा। इनके भाई भी मेरे पेशेंट हैं। एंड द केसेस ऑफ आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हम उसको कभी डिस्कस करेंगे, बट आज इस केस की बात करते हैं। तो हमेशा ये मैसेज था कि लड़कियां घर में रहती हैं, लड़कों को ही एजुकेशन मिलेगा, करियर मिलेगा, लड़कियों को नहीं। इनके मेल फैमिली मेंबर्स जो थे उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिली थी और इनको नहीं मिली, ठीक है। तो इसका रिजल्ट है क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ इनजस्टिस, सप्रेस्ड एंगर, इंटरनलाइज रिसेंटमेंट। और ये कहती थी कि मुझे बुरा लगता है कि मैं औरत हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं औरत नहीं होती तो कितना अच्छा होता, मैं भी लड़का बन के पैदा होती तो बहुत अच्छा रहता। और वो अकेली नहीं थी इस चीज में। बेसिकली इनकी जो छोटी बहन थी वो पढ़ना चाहती थी और आगे पढ़ाना चाहती थी स्कूल में जाके। तो इन्होंने घर में लड़ाई करके उस चीज को अलाउ करवाया था। तो ये कहीं ना कहीं खुद के लिए तो लड़ ही रही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी लड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं अंदर तक फील हो रहा है इनको, कि मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, दूसरों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो वो चीज इनको बार बार फील हो रही है। सेकंड है थ्वार्टेड एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है? आपका वो अंदर का कोर, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, वो फीलिंग। इनका फीलिंग था इंडिपेंडेंट होना। इनका फीलिंग था कि मैं दूसरों पे आश्रित नहीं रहूं, मैं मेरी जिंदगी में कुछ कर सकूं, मैं कमा सकूं, मैं अपनी फैमिली को अपने बेसिस पे चला सकूं। क्या मेरा जो अस्तित्व है वो सिर्फ शादी तक है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि वाइल ही शी पास 12th, द फैमिली स्टार्टेड गिविंग प्रेशर, सॉरी हिंदी में आते हैं। तो जैसे इन्होंने 12वीं पास की, इनकी फैमिली इन पे ये प्रेशर देने लगी कि आप शादी कर लीजिए। और बार बार वो प्रेशर बन रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। किसी तरीके से वो टल रहा है, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में उस चीज को कि शादी कर लो, शादी कर लो। वो शादी नहीं करना चाहती, वो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, वो आगे अपना बनाना चाहती हैं। फिर इन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स के बाद इन्होंने 1 साल पढ़ाया है और उसके बाद शादी की है, ठीक है। तो घर पे वो लड़ाइयाँ चलती थी। तो एम्बिशन ब्लॉक का प्रॉब्लम था। तानिया पेशेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कुछ बनने की, कुछ करने की, सोशल पोजीशन में आने की, लेकिन फैमिली और सोसाइटी ने हर बार रोका। इमोशनल कंजेशन हुआ, जो कहना था वो कह नहीं पाती थी। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता था कि मैं ओवरवेल्म कर ली जा रही हूँ, लोग मुझे दबा दे रहे हैं। और मैं, मतलब मुझे शादी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इसका होता क्या था कि अंदर 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 प्रेशर बनता जाता था, और फिर सडनली वो प्रेशर बर्स्ट आउट होता था। तो फिर वहां पे ऑडेसिटी भी दिखती थी, घर वालों पे चिल्लाती भी थी, सडन आउटबर्स्ट भी आते थे। तो फिर वो सारी चीजें दिखने लगती थी। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। ये थर्ड पिलर अगर आपको कंपलसरी मिल रहा है, अगर आपको ये फर्स्ट और थर्ड पिलर कंपलसरी मिल रहे हैं, तो आप किसी भी केस में बहुत बारी सोच सकते हो। तो अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हो आप और उसके साथ मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो बर्बेरिस जरूर सोचा जा सकता है। अब यहाँ पे मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस केस में क्या था वो समझते हैं। ये बहुत सटल था इस केस में। इस केस में बहुत स्पेसिफिकली मदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बहुत सटली दिखा था। मदर कॉन्फ्लिक्ट इस केस का क्या था कि इनकी मॉम इनके हिसाब से अच्छी है, इनका साथ देती, मतलब इनका साथ नहीं देती थी उतना, बट अच्छी है। शी इज अ फीमेल। बट प्रॉब्लम क्या था?
इनका ये कहना था कि जब वो अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाई सारी जिंदगी, तो मेरे लिए कैसे ले लेंगी। जब वो खुद के लिए आज तक कुछ नहीं बोल पाई, तो मेरे लिए क्या कर लेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि ये कहीं ना कहीं अपनी मदर से भी अंदर अंदर थोड़ा सा चिढ़ रही हैं, कि जब वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं तो मेरे लिए क्या ही कर पाएंगी। और यहाँ पे साइकोडायनेमिकली चीज समझना जरूरी है कि ये मदर के लिए प्यार नहीं है। ये डिप्लोमेटिकली उनकी तारीफ भी नहीं कर रही है, साफ साफ बोल रही हैं कि शी इज स्पाइनलेस, शी कांट टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। एंड वो कहीं ना कहीं उस चीज से चिढ़ रही हैं। तो बहुत सटली आपको ये दिख रहा है कि इनकी मदर को अब्यूज किया गया है, और ये उसकी वजह से, क्योंकि मदर हर चीज में फादर का साइड लेती हैं, तो इनको फीलिंग ऑफ निग्लेक्ट, फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। ठीक है। तो क्योंकि मदर हमेशा सप्रेस रही हैं, वो इनको एडवोकेट नहीं कर पाएंगी, वो इनका साथ नहीं दे पाएंगी। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि वो पूरे टाइम भाई का साथ देती रहती है, मेरा नहीं देती है। अनरिजॉल्व ग्रीफ है उस चीज को लेके, और इस वजह से आए दिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। मैं इसको थोड़े से, हाँ, तो ये बर्बेरिस का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूब्रिक है कि डेल्यूजन मदर इज अब्यूज्ड। इसके अलावा, तो ये तीन चीजें हमें बहुत क्लियरली इस चीज में मिली थी। ठीक है। पहला मिला था कि इनको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मिला था। सेकंड, इनका एम्बिशन इंक्रीज था, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी का और पोजीशन का। और थर्ड था कि इसमें मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। आगे आते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है। तो माइंड रूब्रिक्स ने जो हमें स्टोरी बताई उससे हम क्या समझ पाते हैं। सबसे पहले फीमेल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, अब जो बेसिकली ये स्टोरी हमने पढ़ी उसको मैं रेपर्टरी की हेल्प से या रूब्रिक्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। फीमेल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में क्या था? डेल्यूजन, सेक्सुअलिटी इज डर्टी, क्योंकि सिंस डिलीवरी, प्रेगनेंसी, मेंसेस, मदर, ये बार बार फीमेल की बात हो रही है, तो सेक्सुअलिटी गलत है। या फिर यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली। सेक्सुअली अब्यूज का रूब्रिक हमेशा इसलिए नहीं लिया जाता है कि किसी फीमेल के साथ हरासमेंट या रेप या ऐसा हो रहा है। आपको फीमेल होने की वजह से अब्यूज किया जा रहा है, फीमेल होने की वजह से दबाया जा रहा है, इसलिए भी वो रूब्रिक वहीं स्टैंड करेगा। और उस रूब्रिक में बर्बेरिस वल्गेरिस है। तो इनसिक्योरिटी एज अ वुमेन या फिर डिसगस्ट बीइंग अ वुमेन, आप अगर इस तरीके के रूब्रिक्स के पास जाते हैं तो आपको वहां बर्बेरिस दिख जाएगा। सेकेंड, एम्बिशन, फ्रीडम एंड पैराडॉक्स। तो एम्बिशन इंक्रीज्ड, इस रूब्रिक में अगर आप जाएंगे तो आपको नाट्रम म्यूर और बर्बेरिस दोनों दिखेगा। बट एम्बिशन इंक्रीज फॉर सोशल पोजीशन, यहाँ नाट्रम म्यूर नहीं है लेकिन यहाँ बर्बेरिस है। फ्रीडम, सेंसेशन ऑफ डिजायर्स फ्रीडम, जो पूरा एक सोशल डॉगमा चल रहा है कि दबाया जाए, शादी कर लो शादी कर लो, उससे फ्रीडम चाहिए। ऑडेसिटी है, क्योंकि अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपनी बहन के लिए भी ले रही है, करेजियस है। लॉन्गिंग, सेंस ऑफ डिजायर, फुल ऑफ डिजायर्स। फुल ऑफ डिजायर्स क्यों? क्योंकि डिजायर्स हैं कि मैं अपनी चीजें कर लूं, अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लूं। सेंटिमेंटल है। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, जब आपको ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कंफर्म मिले तो ये जरूर कंफर्म कीजिएगा, गवर्नमेंट। व्हाट इज द रूब्रिक गवर्नमेंट? गवर्नमेंट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैलकेरिया कार्ब और बर्बेरिस जैसी मेडिसिन में बहुत कंफर्मली मिलता है, और बहुत प्यारा रूब्रिक है। आपके पास अगर कोई पेशेंट आए, हम जब भी केस प्रोफार्मा कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वहां पे ना हम जरूर पूछते हैं कि खाने में क्या पसंद है। होम्योपैथ का बड़ा फेमस और बहुत बदनाम रूब्रिक है। तो जब भी आप पूछ लो कि खाने में क्या पसंद है, और कोई पेशेंट खाने को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है जैसे खाना नहीं उसकी लाइफ का प्यार है वो। ठीक है। जैसे मैं बहुत यूजुअली ये चीज कर देता हूँ कि जैसे पेशेंट अगर मुझसे बोल रहे हैं ना कि नहीं मुझे खाना बहुत पसंद है, और वो किसी अनजान शहर से हैं, तो मैं उनसे जरूर पूछता हूँ कि मैं अगर आपका शहर घूमने हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या खाना चाहिए। अब इससे क्या होता है ना कि उन्होंने अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स घूमे हैं और हर जगह पे बहुत कुछ खाया है, तो उनको जरूर पता है कि क्या क्या खाना चाहिए कहाँ कहाँ जाके। तो लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं कि आपको रमन हलवाई के यहाँ चमचम खाना चाहिए, और कहीं जाके नूडल्स खाओ, कहीं जाके रोल खाओ, और कहीं जाके कुछ और। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि इसका खाने के प्रति जो प्यार है वो किसी और चीज से नहीं है। और वो बात करते करते ऐसा लगेगा कि इनके मुंह में लार आ गई, अभी खाना चाह रहे हैं। तो दैट इज द रूब्रिक गवर्नमेंट, कि वो बहुत खुश हैं, बहुत पैशनेट हैं फूड के प्रति, और उस फूड से बहुत प्यार करते हैं। इस रुब्रिक को जरूर कंसिडर कीजिएगा अगर कोई खाने के प्रति इतना डेफिनेशन दे के बात करे तो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सप्रेस्ड रेज और ह्यूमिलिएशन था। सप्रेस्ड रेज और ह्यूमिलिएशन क्या, कि बार बार वो फील कराया जा रहा है कि आप फीमेल हैं, आपको शादी करना ही है, आपका जो लाइफ का मोटो है वो शादी करना ही है। तो डेल्यूजन अब्यूज्ड, डेल्यूजन मदर इज अब्यूज्ड,
फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कि आप एडिक्वेट नहीं हो, आप कंप्लीट नहीं हो, आप इनएडिक्वेट हो। बेटा जो है घर का वो एडिक्वेट है, आप इनएडिक्वेट हो। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ सेल्फ डेप्रिसिएशन, तो सेल्फ डेप्रिसिएशन भी है कहीं ना कहीं कि नहीं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा इसीलिए मेरे घर वाले मुझे दबा रहे हैं। एंगर में मैलिशियस हो जाएंगी और एंगर में इरिटेबिलिटी आ जाएगा। मैलिशियस का मतलब क्या कि अगर गुस्सा आया तो फिर कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं सामने वाले को पलट के सब कुछ बोल दूंगी, सब सुना दूंगी। तो पहले स्पाइटफुल लिया जाता था, अब स्पाइटफुल भी कन्वर्ट होकर मैलिशियस में ही आ चुका है। तो जब आप एडोनिस यूज करेंगे तो आप मैलिशियस ही यूज करेंगे। कॉग्निटिव डिसरप्शन क्या है कि अगर आपने इंटरप्ट किया तो कंफ्यूजन आ जाएगा। ये बर्बेडियसी फैमिली का ही सेंसेशन था कि आप, वो बोल रही है और बोलते बोलते उसके चेन ऑफ थॉट्स अगर आपने तोड़े एक सवाल पूछ के, तो वो वहीं से टूट जाएगा कनेक्शन। वो फिर उस लाइन को वैसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी जैसे बिना कंक्लूड किए या बिना इंटरप्ट किए कंप्लीट हो सकता था। मेंटल एक्सर्शन इम्पॉसिबल है बाई लीस्ट इंटरप्शन। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट है अगर इंटरप्ट किया गया तो। थॉट्स वैनिश हो जाएंगे अगर इंटरप्ट किया गया तो। एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल, डलनेस, तो आपको ये बार बार दिखेगा कि कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है क्योंकि आप चीजें भूलते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको मैं साइकोडायनेमिकली समझा पाऊं, तो ये कहीं ना कहीं उस अब्यूज का रीजन है कि क्योंकि आपके ऊपर कभी वो कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं गया, फैमिली ने कभी आपके प्रति वो कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं, तो आपके अंदर अब वो कॉन्फिडेंस की कमी होते जा रही है। अब आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा है, अब आपके अंदर इंटरप्शन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्लीनलीनेस मेनिया, क्योंकि बार बार डर्टी 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 दिमाग में चल रहा है कि सेक्सुअलिटी भी डर्टी है, लाइफ डर्टी है, तो अब यहां से फिर वो वॉशिंग वाला मेनिया, क्लीननेस मेनिया आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में मिलेगा, क्योंकि ये बर्बेरस का क्रक्स नहीं है। तो डर्टी वाला जो पार्ट है वो इस केस में था, बट जनरली हर केस में नहीं मिलता है। ट्विलाइट थीम, ट्विलाइट एग्रावेशन, इवनिंग एग्रावेशन, डार्कनेस एग्रावेशन, डेल्यूजन, घोस्ट, स्पिरिट, ट्विलाइट। दिस फीमेल यूज टू लिव इन हिंदी, ये फीमेल जो है ये कोलकाता के आसपास की रहने वाली थी। तो इनको बेसिकली डर लगता था बहुत, और इन्होंने अपने यहाँ के बहुत सारे भूतों की स्टोरी सुनाई है। तो ये कहती थी कि रात के समय पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कभी कभी कोई दिखाई दे रहा है। एक दिन मैं रात में झटके से उठी तो मुझे लगा कि वहां कोने में कोई खड़ा था। ये क्या है? ये है डेल्यूजन, स्पेक्टर, घोस्ट, स्पिरिट्स। ये रूब्रिक बहुत पुराना है और मुझे लगता है बोगर साहब के जमाने से या केंट साहब के जमाने से चला आ रहा है। स्पेक्टर, घोस्ट, स्पिरिट इज अ वेरी सिंपल रूब्रिक कि आपको भूत दिख रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे भूत है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी बातें आपको सुनाए, कोई पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाए, तो ये रूब्रिक जरूर लीजिएगा। अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। साइकोसोमैटिक लिंक, कि इनको स्टोन बनते क्यों हैं। ठीक है, जब हम साइकोसोमैटिक लिंक की बात करेंगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से उठाया है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से मैं बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कि जो हमर साहब हैं, जीएनएम कॉन्फ्लिक्ट अगर हम में से किसी ने पढ़ा है, तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएनएम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से अगर किसी को स्टोन बनता है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं। ये बेसिकली ये समझने में हेल्प करेगा कि बर्बेरिस वल्गेरिस स्टोन में ही क्यों यूज की जाती है। तो जीएनएम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहता है कि अगर किसी के रीनल पेल्विस में यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, तो यहाँ पे पहला कॉन्फ्लिक्ट है टेरिटोरियल मार्केट मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि अगर हम फीमेल वर्जन में चलते हैं, तो ब्रीच ऑफ इनर बाउंड्रीज, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आप उस घर में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या आप सोशली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज की कोई बाउंड्री बनाई ही नहीं गई है। तो वो जो टेरिटोरियल मार्किंग है वो कभी दी ही नहीं गई थी। तो इसको आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं या टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने वो टेरिटरी मार्क नहीं की है, या कहीं भी मार्क्ड है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि वो टेरिटरी एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज फील कर रहे हैं। हु एम आई इन दिस स्पेस, ये एग्जांपल दिया गया है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का। बायोलॉजी क्या है कि रीनल पेल्विस की जो लाइनिंग है वो अल्सरेट हो गई है ताकि फ्लो को वाइडन कर सके, और इस वजह से जब हीलिंग फेज होगा तो वहां पे मिनरल रेसिड्यू बनेगा जो लास्ट में स्टोन बनता है। इस पेशेंट में क्या था? जेंडर बेस्ड इन्वेजन था ऑफ हर राइटफुल स्पेस। इनके भाई को वो इज्जत मिल रही थी जो बड़ी बहन होने के नाते इनको मिलना चाहिए था। तो जो राइटफुल स्पेस इनका था वो जेंडर बेस्ड इन्वेजन की वजह से इनके भाई को मिल रहा था। तो आइडेंटिटी एज अ वुमेन इक्वेट की गई इम्प्योरिटी से,
जो कि एक परपेचुअल ब्रीच था इनकी बाउंड्री का, और जिसकी वजह से ये स्टोन बन रहा था। तो साइकोडायनेमिकली अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से समझ रहे हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन बनने का ये रीजन हो सकता है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड हुआ अबैंडनमेंट, एग्जिस्टेंस या रेफ्यूजी। ठीक है। तो अबैंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि फिश आउट ऑफ वाटर वाला सिनारियो फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। इसीलिए पल्साटेला बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं यहाँ पे एक क्लिनिकल टिप दे सकता हूँ। मेरे फादर पल्साटेला बहुत यूज करते हैं किडनी स्टोन्स में। रीजन क्या है ना कि पल्साटेला का एक है ना, फोर फीलिंग का जो रूब्रिक है वो बड़ा स्पेसिफिक है। पल्साटेला में ये है, फीलिंग एक्सक्लूडेड, फीलिंग आइसोलेटेड, फीलिंग अनवांटेड, फीलिंग अलोन। हम सभी ने ये चीज पढ़ा है कि फीलिंग अनअप्रिशिएटेड, डेल्यूजन अनअप्रिशिएटेड शी इज, डेल्यूजन फॉर सेकेंड शी इज। तो वो सारा जो है ना कहीं यहीं से आ रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के जब स्टोन बन रहे हैं किसी को, तो उसको फील यही हो रहा है कि मुझे अबैंडन कर दिया गया है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं हर चीज खो चुका हूं। तो बायोलॉजिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो प्रोलिफरेट हैं वो वाटर रिटेंशन कर रहे हैं, मिनरल का एक्यूमुलेशन हो रहा है और स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है। इस पेशेंट में इमोशनली अपरूटेड सप्रेशन, मैटरनल अनअवेलेबिलिटी एंड कांस्टेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम हर ओन लाइफ चॉइसेस ये हो सकता था। बट इस केस में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स नहीं थे, इस केस में यूरिक एसिड के स्टोन्स थे। तो जो पहला वाला है वो इनका कॉन्फ्लिक्ट था, बट हमने यहाँ पे दोनों समझ लिया कि अगर किसी के कैल्शियम ऑक्सिलेटेड स्टोन्स हैं तो उसके होने का रीजन क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है। तो केस एनालिसिस अब कर रहे हैं कि इस केस में बर्बेरिस वल्गेरिस को यूज क्यों किया गया था। सबसे पहला, इनको बीइंग अ वुमेन डिस्गस्ट था। इनसिक्योरिटी एज अ वुमेन ही था कि मैं महिला हूं, मुझे इस बात से दुख है, मुझे सारी जिंदगी दबाया जाएगा क्योंकि मैं एक फीमेल हूं, और मैं कभी भी वो बातें नहीं बोल पाऊंगी या वो चीजें नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं एक फीमेल हूं। तो बार बार जो डिस्गस्ट है वो बीइंग अ वुमेन है। Patient felt that being born a woman was punishment, suppressed dreams, constrained freedom। तो वो जो ड्रीम्स थे वो दबा दिए गए, वो फ्रीडम जो था वो छीन लिया गया, और इस वजह से उनको एज अ वुमेन बॉर्न अप होना ही पनिशमेंट लगने लगा। डेल्यूजन, मदर इज अब्यूज, मटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मेरी माँ को जब अब्यूज किया गया है तो मुझे भी किया जाएगा, मुझे ऐसी सोशल पोजीशन चाहिए कि मुझे कोई अब्यूज कर ही ना पाए। तो कोशिश क्या चल रही है कि जो इनकी मदर के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। नौ बातों बातों में उनका कहने का तरीका यही था कि हमारी कम्युनिटी में फीमेल्स को ऐसे रखा जाता है, इस तरीके का किया जाता है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ ऐसा कर पाए, इसलिए मुझे टीचर बनना है, इसलिए मुझे सोशल फ्रीडम चाहिए, इसलिए मुझे फाइनेंशियली फ्री रहना है। तो बार बार क्या आ रहा है कि मदर सीन एज ऑल्सो एज अ विक्टिम, अनअवेलेबल, सप्रेस्ड, अनेबल टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, इसीलिए मैं मदर नहीं बनना चाहती। कंफ्यूजन फ्रॉम इंटरप्शन, मेंटल एक्सर्शन इम्पॉसिबल इफ इंटरप्टेड। ये अगेन बर्बेडेसी फैमिली का सेंसेशन आ गया कि कैन नॉट थिंक व्हेन इंटरप्टेड, थॉट्स वैनिश हो जाएंगे और डीप कॉग्निटिव डिसरप्शन रहेगा। डेल्यूजन, सेक्सुअलिटी इज डर्टी का रूब्रिक ये कहीं ना कहीं वो अब्यूज वाले पार्ट से ही आएगा कि डीप अनीज है फीमेल होने की वजह से, मार्क है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेजेस, मेनिया है क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स का, एम्बिशन, इंक्रीज सोशल पोजीशन एंड ऑडेसिटी, फ्रीडम, डिसायर। इन तीनों रूब्रिक्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं यही समझ पाएंगे कि इनके अंदर डिस्पाइट सिस्टमिक सप्रेशन स्ट्रॉन्ग ड्राइव था कि लोग ये सोशली राइज करें और अपने चारों तरफ जो विमेन है उनके लिए कुछ कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट का रूब्रिक बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि खाने के लिए विविड सेंसोरियल रिलेशनशिप था फूड से, इमोशन एक्सप्रेस कर रहे थे फूड से, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रूब्रिक दिख रहा था। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का बेस्ट पार्ट देखिए कि जिस इंसान को खाना जितना पसंद है उसको खाने की धुएं से ही छींक आ रही थी। तो साइकोडायनामिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं वही आता है जहां पे आप जिन चीजों को जितनी डिजायर कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हुआ और उसके बाद फॉलो अप हुआ। इस केस को पहले पहले जब शुरू शुरू में आया था ये केस, तो मैं अकेले नहीं देख रहा था, मतलब हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर्स भी बैठते हैं, तो शुरू शुरू में केस उन्हीं के पास था, वही देख रहे थे इस केस को। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स हर, शी इज अ ग्रेट डॉक्टर। द केस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नैट्रम म्यूर। नैट्रम से केस फॉस्फोरस पे गया था। शुरू शुरू में जो फोकस था वो सिर्फ साइनस वाली कंप्लेंट पे था। नैट्रम म्यूर के बाद से जो हेड वाला जो पेन था, जो फेस वाला जो पेन था, वो फील होना बंद हो चुका था। फॉस्फोरस से कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं था। फिर साइलेशिया आया, साइलेशिया से भी कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं।
तो कोई चेंजेस नहीं आते। फॉस्फोरस बीइंग बहुत अच्छी एंटी एलर्जी रेमेडी, किसी को डस्ट से एग्रावेशन हो रहा है, किसी को ओडर से एग्रावेशन हो रहा है, तो फॉस्फोरस यूजुअली रिजल्ट देती है। साइलेशिया एलर्जीज के साथ जब कोल्ड जो जाता है तो साइलेशिया बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। बट यहाँ पे नाट्रम्यूर, इतने सारे जो सप्रेशंस थे जिसकी वजह से दिया गया था, इतना सारा जो ग्रीफ था और इमोशन था उसकी वजह से दिया गया था, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। बट उसकी वजह से पेन बंद हो गए, एक चीज अच्छी थी जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। सेकेंडली, फॉस्फोरस और साइलेशिया ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए थे। देन ये केस शिफ्ट कर दिया गया मेरे पास, क्योंकि इनके जो ब्रदर थे वो पहले से मेरे पास चल रहे थे, उनको मेरे पे ट्रस्ट था, तो ये केस मेरे पास शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ से इस केस की शुरुआत होती है। मैंने भी केस को नाट्राम्यूर से ही रिपीट किया था पहले, तो जब इस केस की इतनी सारी स्टोरी सुन ली थी तब। मार्क्ड इमोशनल सप्रेशन था, ग्रीफ था, फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशन था, हेडेक था, स्नीजिंग था, यूरिनरी कंप्लेंट्स प्रेजेंट थे, तो मैंने भी केस को नाट्राम्यूर से ही शुरू किया था। तो ये मेरा परसेप्शन था इस केस का। सेकेंड वाले में जब पेशेंट दोबारा आया तो हेडेक रिलीफ हो चुका था। यूरिनरी कंप्लेंट्स में कोई फर्क नहीं आया था, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी थी। ठीक है। इस वाले फॉलोअप में सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या था कि ये पेशेंट हॉस्पिटल जाके एडमिट हो चुकी थी, पिछले एक हफ्ते में 3 बार बुखार आ चुका था, 2 बार दर्द हो चुका था पीठ में, और बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं वो वाली स्थिति आ चुकी थी कि जहां पे पेशेंट को होम्योपैथी पर से विश्वास डगमगा चुका था। केस मेरे पास शिफ्ट हो चुका था, छोटा भाई थोड़ा थोड़ा समझा रहा था, तो फीमेल ने फिर भी केस को कंटिन्यू करने की कोशिश की। इस केस को फिर मैंने दूसरा पर्सपेक्टिव लिया, जैसा मैंने बताया आपसे कि मैंने नाइसमैन अकेडमी से भी कहीं ना कहीं उस चीज को सीखा था, और फिर मैंने डॉक्टर मृगांक से इस केस को कंसल्ट किया, सर से कंसल्ट किया। लास्टली हम सब ने डिसाइड किया कि इस केस को बर्बेरिस वल्गेरिस देके केस को शुरू करो, देखा जाएगा आगे क्या होगा, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम था ये देखने का कि बर्बेरिस सच में ऐसे, मतलब रूब्रिक्स में तो है बट ट्राई तो कभी किया नहीं, तो क्या बर्बेरिस सच में ऐसे रिजल्ट्स देगा। लास्ट स्लाइड पे आ जाइए डॉक्टर स्वप्निल। तो डाउट था इस चीज पे कि क्या सच में बर्बेरिस वो रिजल्ट देगा जो मतलब हम थॉट प्रोसेस में लेके चल रहे हैं। लास्ट स्लाइड पे आ जाइए। स्वप्निल पिछली स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। ओके, आई थिंक वो अनअवेलेबल हैं शायद। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में फिर ये हुआ कि हमने आगे चल के इस केस को यहाँ पे डिस्कशन करके हमने इस केस में बर्बेरिस वल्गेरिस ही दिया था। ओके, दिस इज अनयूजुअल। बर्बेरिस के बाद से ये हुआ कि केस मतलब ठीक होने लगा। सबसे पहले जो फीवर आने की बार बार की रिकरेंसी थी वो बंद हुई थी। फीवर की रिकरेंसी बंद होने के बाद जो साइनस के कंप्लेंट्स थे वो थोड़े थोड़े शांत हुए। फिर तीसरा महीना आते आते तक लेफ्ट किडनी का स्टोन निकल गया था। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहला फॉलोअप जब आया था तो फीवर सबसाइड होने लगा था, बैक पेन रिड्यूस हो गया था और टॉलरेबल हो गया था, तो जो इंटेंसिटी थी वो कम हो चुकी थी। जब तक थर्ड महीना आया तब तक लेफ्ट साइड के दोनों स्टोन बाहर आ चुके थे। एक कैलकुलस बिल्कुल क्लियरली विजिबली एक्सपेल हुआ था। स्नीजिंग बेटर हो गई थी। तो ये जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इस केस में वो ये था कि जो साइनस वाली कंप्लेंट्स थी वो भी बेटर होने लगी थी। नेक्स्ट मंथ तक आते आते एपेटाइट बेटर होने लगी, जनरल एनर्जी बेटर होने लगी। स्नीजिंग सिर्फ तब होती थी जब पेशेंट सूखे, वो होते हैं ना कि जैसे बिल्कुल छौंक लगाना हो तो बहुत तेज जो धुआं आता है उसी वजह से सिर्फ स्नीजिंग होती थी। इसके बाद कभी कभी बर्निंग होना शुरू हुआ यूरिनेशन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। मैंने तो अभी रिसेंटली तक फॉलोअप लिया है, तो जनवरी तक आते आते, जनवरी 2026 आते आते तक ये स्थिति हो गई थी कि कोई स्टोन तो नहीं रह गया था। स्नीजिंग रेयरली कभी कभी आती थी। अब मेंसेस की प्रॉब्लम जो थोड़ी थोड़ी है वो भी बेटर होने लगी है। तो चीजें बेटर चल रही हैं। अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी भी आया था, पीसीओडी में से मेंसेस बेटर हैं। तो चीजें अब काफी अच्छी चल रही हैं, बहुत स्टेबल चल रही हैं। एंड बर्बेरिस ही रिपीट हो रही है। शुरुआत बर्बेरिस 200 से हुआ था, फिर अभी बर्बेरिस 1 एम चल रहा है। 1 एम 3 डोज दिया जा रहा है, मतलब जैसे शुरू के 3 दिन देते हैं, फिर 15 दिन पेशेंट प्लेसिबो पे होता है और उसके बाद फिर से 3 दिन दवा दी जाती है। इस तरीके से अभी केस चल रहा है एंड इट्स गोइंग ग्रेट। आगे आते हैं अगली स्लाइड पे। इस केस से जो मुझे समझ में आया वो ये था कि जो क्रक्स ऑफ बर्बेरिस वल्गेरिस है वो एक पोर्ट्रेट है, एक वुमेन का,
जो कि कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बनी है। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत क्लियरली मिली थी मुझे। रेडिएटिंग पेन ऑब्वियसली हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बर्बेडेसी फैमिली से हमें मिला था सडन चेंज। इस केस से हमें मिला सेक्सुअलिटी डर्टी, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, थ्वार्टेड एम्बिशन, मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फ्रीडम डिजायर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही, क्योंकि आज के जमाने में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे क्लिनिक्स पे आती हैं जो ये कहती हैं कि हमें वो चीजें करने को नहीं मिल रही जो हम करना चाहते हैं। जब ऐसा क्रक्स अगर आपको मिल रहा है, इसके साथ अगर मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, केस अगर स्टोन का है तब तो बिल्कुल जरूर बर्बेरिस को यूज कीजिए। बट अगर केस स्टोन का नहीं भी है तो भी एक बार थॉट प्रोसेस में रखिए कि ये मेडिसिन हो सकती है। Because Barbaris vulgaris is not just about the stone in the kidney, it is about the stone in the heart of a woman who has taught that being female was synonymous with the contamination and diminished worth. तो जो वो वर्थ थी वो उनको नहीं मिली, कंटामिनेशन जैसा फील कराया गया, अब्यूज किया गया ड्यू टू बीइंग अ फीमेल, एंड दैट इज वाई ये सारी की सारी परेशानियां आई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको माइंड चैप्टर से रूब्रिक समझाने की कोशिश की, वैसे मैं अभी जनरल चैप्टर से समझाने की कोशिश करूं कि बर्बेरिस वल्गेरिस में और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो पेशेंट में दिख सकते हैं। और अगर हमें ये सिम्टम्स भी दिख रहे हैं इन माइंड सिम्टम्स के साथ, तो भी आप जरूर बर्बेरिस वल्गेरिस को प्रेस्क्राइब कीजिए। जैसे एनर्जी एंड वीकनेस में अगर आपको दिख रहा है कि मेंसेस ड्यूरिंग, बिफोर या आफ्टर वीकनेस है, लिकोरिया विथ वीकनेस है, क्रॉनिक फटीग है, फेंटनेस है ड्यूरिंग मेंसेस, राइजिंग फ्रॉम बेड, या वीकनेस आफ्टर क्वेश्चन स्पेशली इन वुमेन्स, तो बर्बेरिस को सोचा जा सकता है। ये है चैप्टर जनरल्स के रूब्रिक हैं ये बेसिकली। यूरिनरी सिस्टम में अगर आपको हिस्ट्री में बार बार सिस्टाइटिस दिखता है, हिस्ट्री में ग्रेवल दिख रहा है यानी कि बार बार किडनी स्टोन्स हुए हैं, यूरिनेशन ड्यूरिंग एग्रावेशन हो रहा है, वीकनेस आफ्टर यूरिनेशन हो रहा है, या यूरिक एसिड का डायथेसिस है, तो जरूर सोचा जा सकता है। पेन कैरेक्टर में अगर रेडिएटिंग पेन है, पेन सारे ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, सडन ऑनसेट है लाइटिंग लाइक, चेंज ऑफ सिम्टम्स रैपिडली हो रहा है, वॉन्डरिंग पेन है, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड या आउटवर्ड है, बर्निंग, स्टिचिंग, टीयरिंग, ऐसे शब्द अगर पेशेंट यूज कर रहा है तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं। वेसल्स में वैरिकोज वेन दिख सकता है, तो वैरिकोज वेन की इचिंग में, स्वॉलन में या नेटवर्क में हमेशा सीपिया या लेकेसिस नहीं सोचा जा सकता, कभी कभी बर्बेरिस भी हो सकता है। ब्लड रश में स्टैसिस ऑफ वीनस सिस्टम होगा, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स नोटेड होंगी, पल्सेशन इंटरनली एक्सटर्नली फील हो रहा है, तो अगर किसी को ये बोलता है कि उसको वेन्स में पल्सेशन फील हो रहा है तो जरूर सोचिए। हैमरेज में वाटरी ब्लड आएगा। मेंसेस की मोडालिटी है, मेंसेस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये तीनों ही रूब्रिक्स में प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली मेंसेस के बाद वीकनेस आना, पेन न्यूरैल्जिक होगा ड्यूरिंग मेंसेस और फेंटनेस होगा ड्यूरिंग मेंसेस। फूड एंड एनवायरमेंटल की अगर बात करें तो एक तो गवर्नमेंट का रूब्रिक मैंने आपको बता दिया, अगर कोई पेशेंट आपको गवर्नमेंट क्लियरली दे रहा है तो जरूर सोचिए। इसके अलावा बीन्स, बटर मिल्क, बनानास, पीज एंड कॉफीज ऐसे डिजायर होते हैं, टोमेटोज और हैम के डिजायर हैं। अवर्जन फिश से है, वाटर से है और जनरली फूड से है। एग्रावेटेड बाय बियर, अल्कोहल और मिल्क, ट्विलाइट एग्रावेशन एंड मोशन एग्रावेशन। अब अगर यहाँ कुछ रूब्रिक्स को ध्यान से देखा जाए, जैसे कि ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन, फास्टिंग, एमुलरेशन, अगर ये दो चीजें आप सोचते हो तो नाट्रम यूर इज अ प्रोमिनेंट रेमेडी इन रूब्रिक्स की। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं केस की शुरुआत में नाट्रम ही दिया गया था। बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो क्रक्स की हम बात कर रहे हैं वो नाट्रम का नहीं है। नाट्रम भी एक डिग्निफाइड फीमेल है जिसकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं हर्ट किया गया, वो उसके बाद भी अपने करियर के लिए लड़ाई कर रही है और बाद में अपने करियर तक पहुंच रही है। कॉन्फ्लिक्ट जनरली मदर इन लॉ से होता है। स्टोरी काफी काफी सेम है, बट बर्बेरिस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वो मदर वाले पार्ट को लेके। वो जनरेशनल बीइंग फीमेल दबाया गया है, हमेशा महिलाओं को दबाया जाता है। ये अगर इग्नेशिया नहीं है तो ये बर्बेरिस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। कंक्लूजन है कि बियॉन्ड यूरोलिथियासिस, बर्बेरिस वल्गेरिस हैज प्रोफाउंड एक्शन ऑन साइकी, particularly centered on female identity, suppression, unresolved emotional conflict that prescribe physical disease। तो अगर हम बर्बेरिस वल्गेरिस को स्टोन से हटाएं तो फीमेल आइडेंटिटी सप्रेशन, फीमेल अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिशन टुवर्ड्स फीमेल, इन चीजों पे भी बर्बेरिस को सोचा जा सकता है।
फीमेल आइडेंटिटी वुंड अगर आपको दिख रहा है तो इसका जो कोर है वो रेजोनेट करता है वुमेन में, इन whom being फीमेल हैज बीन मेड टू फील शेमफुल, अनक्लीन और वर्थलेस। ये कहीं कहीं एस्टीरियस रूबेंस से आपको मैच करता हुआ दिखेगा। एस्टीरियस रूबेंस इज अगेन ए स्मॉल रेमेडी, लेकिन उसका कोर काफी काफी यही है कि मुझे फीमेल होने की वजह से दबाया गया है, और जनरेशन जनरेशन में फीमेल्स को इसी तरीके से दबाया जाता है। एस्टीरियस रूबेंस का कोर भी काफी काफी यही है। साइकोसोमैटिक कन्फर्मेशन अगर आपको देखना है तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन जो है इस केस में वो टेरिटोरियल या आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट मोड की वजह से आया था। द बॉडी स्पीक्स अप व्हाट द माइंड कैन नॉट। द वैल्यू ऑफ माइंड रूब्रिक अगर आप देखेंगे तो टोटल बर्बेरिस वल्गैरिस में करीबन करीबन 200 के आसपास के रूब्रिक्स हैं, और जनरल्स के चैप्टर में भी 200 से ज्यादा के रूब्रिक्स हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बर्बेरिस वल्गैरिस इज नॉट जस्ट ए स्टोन रेमेडी, बट इज मोर देन ए स्टोन रेमेडी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, एंड ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन, बर्बेरिस वल्गैरिस विच इज नॉट जस्ट ए स्टोन रेमेडी। मैंने कोशिश किया कि मैं अपने इस केस की हेल्प से आपको समझा सकूं कि बर्बेरिस सिर्फ एक स्टोन रेमेडी नहीं है, एंड उसके आगे भी बहुत सारी चीजों में वर्क करती है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, स्क्रीन को अब हम रीड कर सकते हैं बिलीव। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। किसी के कुछ डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक कोई डाउट्स आ रहे हैं सर, एक बार आप अगर समराइज करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है, तो एक समरी इफ यू कैन गिव। ओके। समरी से ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इस केस की प्रेजेंट कंडीशंस बता दूं, या ये समझा दूं कि केस में भी प्रेजेंटली क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया था एनीथिंग। कि केस की शुरुआत जब हुई, जी, तो जैसा मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत जब हुई थी, तो इस केस में बेसिकली किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, साइनस की कंप्लेंट्स थी, पीसीओडी था, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है सीपीआर से। ठीक है। डॉक्टर सिमी, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? जी सर, क्लियर। हेलो। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ। ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है सीपीआर से। सीपीआर का डिफरेंशिएशन ये है कि कुछ चीजें हैं जो सीपीआर में बहुत क्लियरली आपको दिखेंगी। ठीक है। सीपीआर का सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो अगर हम बर्बेरिस वल्गैरिस से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीपीआर का जो ऑल ओवर माइंडसेट होता है वो उसके घर की तरफ हो। उसको सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि उसका घर बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसको सारी दिक्कतें हो रही होती हैं। जैसे आप कुछ रूब्रिक्स देखेंगे तो मैं उस रूब्रिक्स की हेल्प से आपको समझा सकता हूँ। एक तो डेल्यूजन पुअर है। डेल्यूजन पुअर आपको कहीं ना कहीं ये समझा रहा होता है कि पेशेंट कभी भी बहुत चढ़ के बात नहीं करेगा आप पे। ठीक है। हमेशा ऐसे ही बात करेगा कि वो गरीब है या दयनीय स्थिति में है, तो हमेशा आपसे थोड़ा सा दब के बात करेगा। तो बहुत तमीज से, बहुत प्यार से। थोड़ा सा डेल्यूजन पुअर का मतलब एक आप ये भी निकाल सकते हो साइकोडायनामिकली कि कभी भी बहुत अच्छे कपड़ों में सीपिया कम ही आती है। जनरली ऐसा ही दिखता है कि सीपिया ने घर के कपड़े पहने हुए हैं या बहुत रैंडम क्लोथिंग में उठ के आई हुई है। जब दूसरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो जो सारे के सारे कॉन्साइंस है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो बेसिकली उसके घर के चारों तरफ है। तो वो ये चाहती है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे से रहे, उसका पति बहुत अच्छे से रहे, या उसके घर परिवार वाले बहुत अच्छे से रहें। वो अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन उस करियर के बनाने की इच्छा के साथ साथ अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहती है। जब वो घर उतने अच्छे से मैनेज नहीं आ पाता है, नहीं हो पाता है, तो ऐसे रूब्रिक्स आते हैं कि डेल्यूजन शी हैज कमिटेड अ क्राइम, कि उसको ऐसा फील होना है कि हमको क्राइम कमिट कर दिया है, मैं मेरे बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। ठीक है। तो ये है सीपीआई का कोर। इसके साथ आपको सीपीआर में डांसिंग जरूर मिलेगा। अब डांसिंग का एक सिंपल मतलब तो ये निकलता है कि फिजिकल एक्सर्शन से अच्छा फील हो रहा है, लेकिन डांसिंग का साइकोडायनामिकली दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि वो अपनी लाइफ में नाच रही है चारों तरफ।
कभी पति को खुश रखने के लिए, कभी बच्चों को खुश रखने के लिए, कभी परिवार को खुश रखने के लिए, और इस सब चीजों की वजह से अपने आप पे कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। इसीलिए सीपिया का एक रूब्रिक ये भी है कि इनडिफरेंस टुवर्ड्स हर सेल्फ, इनडिफरेंस टुवर्ड्स हर ओन हेल्थ। एक रूब्रिक है जो जिसमें फारूक मास्टर ने सीपिया को ऐड किया हुआ है, उसमें उस रूब्रिक का हिंदी मतलब तो क्लियरली यही कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मुझे इंग्लिश वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका। उसमें भी सीपिया मेंशन्ड है। तो सीपिया का जो बेसिक कोर है ना, वो ये है कि वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही, वो दूसरों के लिए ही सारी चीजें करने में अपना टाइम लगा दे रही है। बर्बेरिस वल्गेरिस का कोर यहाँ पे नहीं है। बर्बेरिस वल्गेरिस का कोर उसके मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है। बीइंग फीमेल, जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो उसको दुख दिया जा रहा है, जो उसको सताया जा रहा है, उस पे है। इस केस में सीपिया तब हो सकती थी जब ये इसको घर से सपोर्ट मिलता, ये यहाँ से अपने ऑफिस जाती, और ऑफिस में इसको बीइंग फीमेल दबाया जाता, ये अपने वो सारे एम्बिशन पूरी नहीं कर पाती जो ये करना चाह रही थी। तो इसको ये फील होता कि मेरा एम्बिशन तो अच्छा खासा था, मैं करना चाह भी रही थी, मैं वहां गई और मुझे वो चीजें पूरी नहीं करने दी जा रही। तो अब मैं अपना घर भी नहीं संभाल पा रही हूँ और मैं अपना ऑफिस भी नहीं संभाल पा रही हूँ। तो अगर इसको सीपिया के नजर से समझना है तो इस तरीके से समझा जा सकता है। आई थिंक इतना ही था इसमें तो। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। अब और कोई डाउट्स अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है। जब हम सीपीआई की बात करेंगे तो उसका एक कंपैरिजन हम एसिड फॉस से कर सकते हैं। एसिड फॉस का एक रूब्रिक है डांसिंग अनकॉन्शियसली। जब हम फॉस्फोरस एलिमेंट को जानते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि फॉस्फोरस एलिमेंट ही इस तरीके का है जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करने में इंटरेस्टेड रहता है। दूसरों को खुश करना है, प्लीजिंग डिजायर, दूसरों के लिए चीजें करनी है क्योंकि अफेक्शन चाहिए। उसका सारा जिंदगी इसी चीज पे जी रहा है कि मुझे दूसरों की तरफ से अफेक्शन चाहिए। जब यही अफेक्शन करते करते उसको मतलब वो अफेक्शन वो दे रहा है दुनिया को, वो प्लीजिंग डिजायर भी कर रहा है, वो केयरिंग भी कर रहा है, बट उसको बदले में वो चीजें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तब ये एलिमेंट जाके एसिड फॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए एसिड फॉस में एक रूब्रिक है डांसिंग अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली का मतलब वो करते जा रहा है, लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, और उसके बाद भी उसको बदले में ये चीज नहीं मिल रही है। इसीलिए अगर हम देखें तो एसिड फॉस को, चाहे हम पुराने स्टालवर्ड से चले आए, बॉनिंगहॉसन, बोगर, केंट, इवन सिंथेसिस, सभी ने ब्रेकअप की रेमेडीज में जब भी हम डिसअपॉइंटेड लव, लव पैंग्स, लव ट्राइफल्स, ऐसे रूब्रिक्स की बात करते हैं तो एसिड फॉस को जरूर मेंशन किया है। एसिड फॉस को जब भी आप ऐसे रूब्रिक्स में देखते हैं तो यहाँ पे जरूर कंफर्म कीजिए कि क्या आपने सामने वाले के लिए बहुत कुछ किया था और बदले में आपको नहीं मिला। अगर आपने इस क्रक्स को टच किया तो एसिड फॉस बहुत क्लियरली बोलेगा कि सर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी बिता दी या सारी जिंदगी गंवा दी और उसके बाद भी बदले में मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाह रहा था। ये क्रक्स है बेसिकली जो एसिड फॉस आपसे जरूर बोल देगा। तो डांसिंग अनकॉन्शियसली, अगर हम डांसिंग के साइकोडायनामिक को समझ रहे हैं सीपीआर से कंपेयर करते हुए, तो एसिड फॉस को मुझे लगता है यहाँ पे समझ लेना चाहिए था। सर बर्बरिस देने के टाइम पे व्हाट इज द मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या देख रहे हैं? फिजिकल पे जा रहे हैं, मेंटल्स पे जा रहे हैं, व्हाट इज द मेन सिम्टम? देखिए, होम्योपैथी बहुत सारे तरीकों से पकड़ा जा सकता है। मतलब मेरे फादर इसमें कहते हैं ना कि होम्योपैथी इज लाइक एन एलिफेंट। जिसने इसका ट्रंक पकड़ा उसके हिसाब से ट्रंक जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसके हिसाब से पैर जैसा है। अब क्योंकि मैं मतलब धीरे धीरे शंकरन सर से भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया, अमन सर भी सिखा रहे हैं, टू नाइस मैन एकेडमी भी सिखा रही है, तो बेसिकली अब धीरे धीरे माइंड को समझने की समझ आ रही है धीरे धीरे। तो जब आपको माइंड समझ में आने लगता है ना, तो आपका मन ही नहीं करता है कि आप फिजिकल सिम्टम्स की तरफ बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। बेसिकली फिर वही होगा, बात को समझना यहाँ पे जरूरी है कि पेशेंट आपके साथ जब बैठा है और आपसे बात कर रहा है तो उसने बात करते करते में किस बारे में ज्यादा बात की है। मैं आज का एक केस डिस्कस कर लेता हूँ इसमें, मेरे पास अगर 2 मिनट हैं अभी तो। हम्म। एक फीमेल आई जिसने आते आते ही ये बोला कि मुझे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। अर्टिकेरिया का कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से, तो डिटैचमेंट कॉन्फ्लिक्ट है कि आपकी लाइफ से किसी ऐसे को छीन लिया गया जिसको आप अपनी लाइफ से भेजना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद फिर उन्होंने बातों बातों में बोला कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, ठीक। ओके, लेट मी स्पीक प्लीज। ये कौन है? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, सहगल मेथड में
कहा जाता है कि डायरेक्ट रूब्रिक लेने चाहिए, ना कि एचएचएफ की तरह रूब्रिक्स लेने चाहिए जो कि डायरेक्ट नहीं होते। मेटाफोरिक रूब्रिक्स नहीं लेने चाहिए, वो गलत होते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि कहा जाता है कि जो डॉक्टर मान, डॉक्टर भूपिंदर, डॉक्टर ये अपना नीलम अवतार, ये डायरेक्ट उनके शागिर्द थे और ये डायरेक्ट ही रूब्रिक लेते हैं, और ये गलत तरीका है। बस इतना सा, क्योंकि टाइम नहीं है ना जी। थैंक यू। ठीक है। सर आपने काफी सही बोला इस चीज को कि डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लेने चाहिए, इनडायरेक्ट रूब्रिक लेना कितना सही है कितना गलत। ठीक है। मैं फिर से अपने पापा की लाइन को कोट करते हुए इस लाइन को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे ना ही एचएचएफ को गलत बोल सकता हूँ और ना ही सहगल सर को गलत बोल सकता हूँ, दोनों ने ही बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपनी चीजों को समझाया है। अगेन द थिंग इज वेरी सेम, होम्योपैथी इज लाइक अ बिग एलिफेंट। यहाँ पे फिर मैं मेरे फादर को कोट करूंगा कि वो कहते हैं होम्योपैथी समुद्र की तरह है, जितना डुबकी लगाते जाओगे उतना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को गलत बोल देना इज लाइक कि कह देना भगवान नहीं है। बहुत आसान है कह देना कि कोई ऊपर नहीं बैठा जो हमें देख रहा है, राइट। बट अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो उसमें काफी कुछ और मिलेगा जो कि नॉर्मल से अलग होगा। तो यहाँ पे ये कह देना कि सहगल मेथड गलत है, ये भी सरासर गलत है। और ये कह दे देना कि एचएचएफ गलत है, वो भी सरासर गलत है। दोनों के अपने पर्क्स हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जो मेथड ज्यादा इजी लग रहा है अप्लाई करने में, वो सारे अप्लाई कर सकता है। मैंने क्योंकि शंकरन सर से भी कुछ चीजें सीख ली तो सेंसेशन मेथड भी यूज कर ले रहा हूँ। अमन सर उनके डायरेक्ट स्टूडेंट हैं तो उन्होंने भी चीजें सिखा ली। फिर अब क्योंकि एचएचएफ सॉरी ये टू नाइस मैन अकेडमी, तो इन्होंने प्रेडिक्टिव भी चीजें सिखा दी। मोहंती सर की हेल्प मिल रही है तो वो भी चीजें सिखा देते हैं। तो चीजें सीख रहे हैं। हम सभी स्टूडेंट हैं होम्योपैथी के, हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ऐसे में अगर हम इस डिस्कशन में पढ़ेंगे कौन सही कौन गलत तो फिर हम ही गलत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही आई बिलीव। थैंक यू डॉक्टर मनीष, आज का सेशन बहुत एनरिचिंग रहा। वर्बिस वल्गैरिस को इतने डिफरेंट डायमेंशन से एक्सप्लोर करना ट्रूली आई ओपनिंग था। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड टू आईएफपीएच फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू इंग्लिश टीम।